Assalamu alaikum. This is our second lecture of managerial economics. In our first lecture, we have discussed scope, nature and definition of managerial economics. Today our topic is economic optimization. Before starting the lecture, I'll give you an overview of today's lecture. We are going to consider economic optimization process, and then we have to consider how to express two economic variables, that is the relationship between two economic variables. There are different ways to express the relationship between two variables. We'll be considering those different ways. Then we have to consider in this context revenue relations, cost relations, profit relations, and at the end of the lecture we'll be we'll consider the concept of incremental change. In our previous lecture, we have seen that basically the firm's objective is optimization. That is, the objective of the firm is the maximization of its value. In this context, we have discussed this formula, and we have briefly shown how the firm maximizes its value. We'll be considering this formula in detail in our next lecture, where we will be considering the long-term investment decisions. अभी हम देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो है, इससे फर्म जो है वो अपनी डिटर्मिन करती है कि वैल्यू को मैक्सिमाइज किस तरह किया जाए. लेकिन जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो है कॉम्प्लिकेटेड है और इसको डिटर्मिन करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है. एंड फॉर डे टू डे, दैट इज़ वाई डे टू डे ऑपरेटिंग डिसीशंस taken by the firm are they are not using this formula for day-to-day operations. जिसमें कि उन्होंने decisions लेने होते हैं फर्म के मैनेजर्स ने, तो वो इस फॉर्मूला की बजाय इसमें जो है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं. Now, as far as optimization is concerned, as the term indicates, when we use this term optimization, this includes both maximization and minimization. दैट इज़ अगर हमारे पास एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, जैसे कि टोटल रेवेन्यू फंक्शन है या टोटल कॉस्ट फंक्शन है, तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन को जाहिर है कि फर्म जो है वो उसको मैक्सिमाइज करना चाहेगी, और अगर ये टोटल कॉस्ट फंक्शन है तो फर्म उसको मिनिमाइज करना चाहेगी. बेसिकली देयर आर टू इकोनॉमिक एजेंट्स, दैट इज़ कंज्यूमर्स एंड द प्रोड्यूसर्स. अब अगर हम कंज्यूमर्स की साइड से देखेंगे तो कंज्यूमर्स जो हैं वो भी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं किस चीज़ को. दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी वाइल परचेजिंग अ बंडल ऑफ गुड्स. और जहाँ पे अगर हम दूसरे साइड पे देखते हैं, दैट इज़ द अदर इकोनॉमिक एजेंट विच इज़ प्रोड्यूसर्स और द फर्म. एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, यहाँ पे हम मैनेजर्स, जो फर्म के मैनेजर हैं, उनकी बात करते हैं. तो अगर उनको रेवेन्यू जो है उसको मैक्सिमाइज करना होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है. और अगर हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, इफ़ इट इज़ अ कॉस्ट फंक्शन, देन द फर्म वांट्स टू मिनिमाइज इट्स कॉस्ट फंक्शन व्हाइल इट इज़ परचेजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स. बिफोर कमिंग टू द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हमारे इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे. लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास दो जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, उसका जो रिलेशनशिप है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. देयर आर मैनी वेज टू एक्सप्रेस द सेम रिलेशंस. वन इज़, फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर कंसिडरिंग अ जनरल फंक्शन y अ फंक्शन ऑफ x, तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि y जो है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ x. द वेरिएबल which appears on the left hand side of the equation, that is the dependent variable, whereas the variable that appears on the right hand side, that is called the independent variable. तो इसमें generally हम y को dependent variable कहते हैं और x को independent variable कहते हैं. What does that indicate? That indicates that the dependent variable, that is y, its value is determined by the independent variable, that is x. तो इसका ये मतलब है कि independent variable जो है x, उसकी वैल्यू इस फंक्शन में, जब हम इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली डिटर्मिन होगी. जैसे कि हम एस्यूम कर सकते हैं फॉर एग्जांपल कि x जो है दैट इज़ इक्वल टू 1 और मे बी 2, 3, 4 एंड सो फोर्थ. वी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, दिस डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इनटू दिस इक्वेशन एंड वी फाइंड द वैल्यूज, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y. ये इसकी बिल्कुल जनरल फॉर्म है. इसको अगर हम एक स्पेसिफिक फॉर्म में
फिर लिख सकते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, जिसके लिए अभी हम इकोनॉमिक्स से कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं आपको देंगे। अब ये फंक्शनल फॉर्म है, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक x है और एक y है, जिसमें से हमने कहा कि एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा जो है वो डिपेंडेंट है। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of an equation. So these are called functional form, जिसमें कि हम ये बता रहे हैं कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे का फंक्शन है, that is one variable depends on the other. The value of one variable, which is the dependent variable, its value depends on the independent variable. यहीं पे अगर हम एक इकोनॉमिक फंक्शन की मिसाल लें, that is we take the example of an economic function. Let's say total revenue is a function of Q. टोटल रेवेन्यू जो है वो हम कह रहे हैं कि वो डिपेंड करेगा क्यू के ऊपर। क्यू इज़ आउटपुट, द लेवल ऑफ आउटपुट और क्वांटिटी सोल्ड, एंड टोटल रेवेन्यू TR इज़ द टोटल रेवेन्यू। तो इसमें हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज़ टोटल रेवेन्यू, एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ क्यू, द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। अब इसी रिलेशनशिप को जो है हम इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ज़्यादा उसको स्पेसिफाई करने के लिए, क्योंकि इस जनरल फॉर्म में हम ये कह रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू। वी कैन एक्सप्रेस इट इन अ मोर स्पेसिफिक फॉर्म, दैट इज़ इक्वेशन say we can say that total revenue is equal to price times quantity. So once we know the price of the commodity, we can simply substitute the value of price और उसमें हम quantity, where Q again is the independent variable, तो उसमें हम different quantities जो हैं वो substitute करेंगे, and we can generate the values for total revenue. Suppose we have quantities from 1 to 10 and we substitute these quantities into this equation where total revenue is equal to price times quantity, and price of the commodity is $5 per unit. तो इसमें हम prices जो हैं, price तो हमारी वही रहेगी, इसमें हम different जो quantities हैं 1, 2, 3, 4, 5 up to 10 उसको substitute करेंगे और इसके corresponding हमारे पास total revenue की जो values हैं वो आ जाएंगी। इस तरह से हम जो है एक table उसको generate कर सकते हैं for number of units sold from 1 to 10, and then number of then the total revenue corresponding to these number of units. तो इसको हम express कर सकते हैं एक table की form में. So that is the simplest and the most common form in which the two economic variables are expressed. तो इसको हम इसी information को हम जो है table में इसको हम पेश कर सकते हैं, जिसमें कि एक column जो है वो क्वांटिटीज़ का होगा और दूसरा कॉलम जो है वो टोटल रेवेन्यू का होगा। अब इसी इंफॉर्मेशन को लेकर चलते हुए हम इसको एक ग्राफ में भी बता सकते हैं। दैट इज़ द सेम इंफॉर्मेशन और द सेम रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। अब ग्राफ में जो है हम XY प्लेन को यूज़ करेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंसिडर ग्राफ इन विच we have 4 quadrants. तो उसमें ये कि normally economics में we will be restricting ourselves to the positive quadrant. Why? उसकी रीज़न ये है कि हम ज़्यादातर positive quantities की बात कर रहे होते हैं। अब positive quantities इसलिए ये नहीं है कि हमेशा positive quantities आप सोच सकते हैं that if we are considering a profit function and the firm is incurring losses, then obviously in that case we have to use the negative quadrant too. But normally we will be whenever we graph a function, normally we are restricting ourselves to the positive quadrant. इसमें x-axis, that is the horizontal axis. Along the horizontal axis we take we plot the independent variable, and along the vertical axis, that is y-axis, we plot the dependent variable. और इस तरह से हम इनको प्लॉट करते हैं। we locate different points on the graph, we join these points and we get the graph of the total revenue function. We get the graph of the total revenue function. Now I have said that there are different points that are located. अगर हम गौर से देखेंगे तो points जो हैं say when Q is equal to 1 and we have said that price is $5. When price is $5 and quantity sold is 1, then total revenue is also $5.
तो इस तरह से हमने जो पहला पॉइंट है ग्राफ पे लोकेट किया, दैट इज़ 1 and 5. When quantity is 1, total revenue is 5. इसी तरह से हम और पॉइंट्स जो हैं वो लोकेट करेंगे. These points are ordered pairs. When I say ordered pairs, that means that order is important. इसमें ये है कि जो पहला हमने कहा कि ये एक हमारे पास पेयर जो है 1 5 होगा, दूसरा होगा 2 10. तो अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर हमने इसको इसलिए कहा है कि यहाँ पे ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट है. The first element of this pair, this ordered pair, is that belongs to the independent variable, while the second element belongs to the dependent variable. इसी को हम ज़्यादा जनरल फॉर्म में भी कह सकते हैं that if you are considering a function y f of x or y function of x, then this same information can be expressed in the form of a set of ordered pairs. That is, this is another form to express two economic variables, the relationship between two economic variables, जिसमें कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक set है S. Let's say the set is S, as you can see on the slide, that we have a set S and it is a set of all ordered pairs A, B, such that A is an element of X and B is an element of Y. When we say that A is an element of X and B is an element of Y, this means that A belongs to X, which is the independent variable, and B belongs to Y, which is the dependent variable. So हमारे पास जो दो subsets हैं, that is domain of the function and range of the function. तो A जो है वो आपको आपकी जो domain of the function है उसको belong करता है, और जो B है वो range of function को belong करता है. So we can this means that this same information where we have been considering the example of total revenue and quantities, we can see that we can express this set as you can see on the screen, that this set is equal to S set of all ordered pairs AB, such that A is an element of Q and B is an element of revenue. ये एक और फॉर्म है जिसमें कि जिसको हम कहते हैं सेट फॉर्म. तो इस सेट फॉर्म में भी हम दो जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनका रिलेशनशिप बता सकते हैं, जिसमें कि हमने कहा कि इट इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑर्डर्ड पेयर्स क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जो है इम्पॉर्टेंट है. पहला एलिमेंट जो है दैट इज़ ऑलवेज फ्रॉम, दैट बिलोंग्स ऑलवेज टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, दैट इज़ it belongs to the independent variable, whereas the second element it always belongs to the dependent variable. So इसमें ordered pair का set के form में हम इसको कहते हैं, and that is called the set form. And we have also considered the functional form. And अभी हमने ये भी देखा कि इसी information को हम table में कैसे show करेंगे और फिर उसी को हम graph में. So this means there are as many as 4 ways in which we can express two economic variables. The relationship between two economic variables, that is X and Y, or in this case since we are considering an example from an economic function, तो उसमें हमारे पास हमने लिया है total revenue as a function of Q. अब इसी रिलेशनशिप को लेकर चलते हुए हमने उसको ज़्यादा स्पेसिफिक फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. इन इक्वेशन यू कैन सी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 100Q माइनस 10Q स्क्वायर. ये इसकी फंक्शनल फॉर्म है और यहाँ हमने इसको ज़्यादा स्पेसिफाई किया है हाउ टोटल रेवेन्यू इज़ रिलेटेड टू द क्वांटिटी सोल्ड. और इसी में हमने फिर डिफरेंट जो क्वांटिटीज़ हैं उनको सब्स्टिट्यूट किया है फ्रॉम 0 to 6, and there we can see the corresponding values of the total revenue. फिर इसी इंफॉर्मेशन को, इस टेबल को हमने ग्राफ पे भी जो है दिखाया है. एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं और वाई एक्सिस पे हमारे पास टोटल रेवेन्यू है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि जो फंक्शन है हमारा दैट इज़ नॉट अ लीनियर फंक्शन. हैड इट बीन अ लीनियर फंक्शन देन, अगर हमने पहली जो एग्जांपल ली थी जिसमें हमने कहा कि टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू प्राइस टाइम्स क्वांटिटी, और वहाँ पे हमने ये अस्यूम किया था कि प्राइस जो है वो $5 है और क्वांटिटीज़ जो हैं वो 1 से लेकर 10 तक हैं. सो दैट वी गेट इसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी टोटल रेवेन्यू की और जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं क्वांटिटीज़ की, इनको जब हम ग्राफ करेंगे तो हमारे पास एक लीनियर जो है ग्राफ आएगा, जिसमें कि क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये लीनियर रिलेशनशिप है प्राइस टाइम्स क्वांटिटी. जबकि इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं दिस इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
So when we plot this quadratic equation, we get a non-linear curve, जैसे कि आप इसको ग्राफ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो है नॉन लीनियर कर्व है और ये जो है टोटल रेवेन्यू इज़ इंक्रीजिंग but it is increasing with a decreasing rate. While we are discussing the optimization analysis, the relationship between total, average and marginal relations is very important. जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि total, average and marginal relations, the relationship between total, average and marginal concepts is extremely important in optimization analysis. This relationships basically it is the same whether we deal with revenue, cost or profit. अब जैसे हमने कहा कि ये जो relationships हैं between different variables, जिसमें कि total है relation और average relation है और marginal relation है. Total relation से आप समझ सकते हैं we are referring to the total revenue function, total profit function और टोटल यूटिलिटी फंक्शन, और इसी तरह से जो एवरेज फंक्शन है उसमें भी हम बात कर रहे हैं एवरेज यूटिलिटी या एवरेज रेवेन्यू, एवरेज प्रॉफिट और एवरेज कॉस्ट. फिर तीसरा रिलेशन है दैट इज़ मार्जिनल, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनालिसिस. दैट इज़ मार्जिनल एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स. मार्जिनल एनालिसिस में जब हम इनके रेफरेंस से बात करते हैं दैट इज़ इन रेफरेंस टू द टोटल कॉस्ट, तो वो मार्जिनल कॉस्ट उसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगी. इसी तरह से व्हेन वी आर कंसिडरिंग टोटल रेवेन्यू देन वी हैव मार्जिनल रेवेन्यू और फिर टोटल प्रॉफिट के लिए मार्जिनल प्रॉफिट. As far as the relationship between total, average and marginal is concerned, as I said earlier, that it is the same. No matter we are dealing with revenue, with profit, with cost. इसको हम explain करेंगे कि अगर हमारे पास total function है तो उसको हम generalize कर सकते हैं कि specifically हम बात करेंगे we'll be considering revenue relations, cost relations and profit relations. But before that we can talk in terms of in general terms कि हम general term में भी ये बता सकते हैं कि how these three are related to each other. That is how total revenue or a total function is related to an average function and how an average function is related to a marginal function. इसके लिए हम जो है we can use arithmetic or we can use the geometrical representation. उसमें जो इनकी आपस में relationship है वो एक ही तरह से हम explain करेंगे और इसके बाद हम उनको स्पेसिफिकली रेवेन्यू पे जाएंगे, कॉस्ट पे जाएंगे और इसी तरह से प्रॉफिट रिलेशंस को डिस्कस करेंगे. नाउ एज फार एज द रिलेशनशिप बिटवीन अ टोटल फंक्शन एंड एन एवरेज फंक्शन इज कंसर्न्ड, इट इज सिंपल. वी सिंपली डिवाइड द टोटल फंक्शन बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स. दैट इज द इफ वी आर कंसिडरिंग लेट्स से रेवेन्यू तो उसमें जो है नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, क्वांटिटी क्यू जो है आउटपुट, उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे एंड इट्स वेरी सिंपल that we get the average per unit. It could be average revenue, it could be average product, average cost or average utility. इसी तरह से जो है अगर average function हमें दिया हुआ है या average जो है उसकी quantity हमें दी हुई है, we can easily find the total simply by multiplying it by the number of units, that is Q. Now how to define or how to consider marginal function or marginal quantity is very important in economics. As I said earlier कि marginal analysis जो है that is at the heart of economics and this analysis is also at the heart of managerial economics. क्योंकि जो decisions managers ने करने हैं those decisions, if they are optimal decisions, he or she has to consider these marginal quantities. Marginal function और total function का जो relationship है उसमें ये है कि it is associated with, that is the marginal function is associated with a 1 unit change in the total function. Suppose we are considering the total revenue function, then marginal revenue is the change 1 unit. When total revenue is changed by 1 unit, then we can see the marginal revenue. For example, if we have total revenue of 5 units which is equal to 100 और total revenue जो है हम कहते हैं कि 6 unit जब सेल किया गया तो उस वक्त total revenue जो है that is 120.
This means that the marginal revenue of the 6th unit is 120 minus 100, that is 20 units. और इसी तरह से अगर जो है हम एक और यूनिट जो है उसमें सेल करते हैं तो टोटल रेवेन्यू एस्यूम करते हैं हम कि इट वाज फर्स्ट फॉर 5 यूनिट्स इट वाज 100, फॉर 6 यूनिट्स इट वाज 120 एंड फॉर द 7th यूनिट इट इज़ 110. तो अभी क्या है कि वी विल सब्ट्रैक्ट 120 from 110, that is now the marginal unit of the 7th unit is -10. तो इसमें जो है मार्जिनल जो है वो एसोसिएट हम करते हैं टोटल के साथ. व्हेन वी इंक्रीज और डिक्रीज द टोटल फंक्शन बाय 1 यूनिट एंड दैट रिजल्ट इन द टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज द मार्जिनल फंक्शन. इसको हम जो है सेपरेटली फिर रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट में डिटेल में डिस्कस करते हैं. इसी तरह से एवरेज फंक्शन और मार्जिनल फंक्शन जो हैं उनका भी स्पेसिफिक रिलेशनशिप है, जिसका जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम उसको जनरलाइज करें तो वो सब के लिए सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं दैट इज़ रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड कॉस्ट, इट्स द सेम. जैसे कि अगर हम जो है इसमें ज्योमेट्रिकली भी देखेंगे कि इनका रिलेशनशिप जो है वो किस तरह से है, और इसी तरह से अरिथमेटिक यानी कि टेबल की फॉर्म में भी उसको हम रिव्यू करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर the revenue relations. As we have already said that total revenue is equal to, generally we can say that it is price times quantity. तो इसमें ये है कि प्राइस जो है और उसको हम सिंपली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट व्हाट वी गेट, टोटल रेवेन्यू. I have already said that average revenue is obtained simply by dividing the total revenue by Q. So when we divide it by Q, what we get? We get total revenue is equal to price times quantity divided by Q. So that we get average revenue equal to P, and P is the price. And this relationship, that is this result is very important क्योंकि इसको हम आगे चलकर डिमांड एनालिसिस में और डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस में, इसी तरह से रेवेन्यू को जब हम डिटेल में या प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे तो उसमें ये जो है कि हमने यहाँ पे जो रिज़ल्ट अभी डिराइव किया है दैट प्राइस एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू प्राइस, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिमांड फंक्शन को जब हम एक्सप्रेस करते हैं वी एक्सप्रेस इट एज क्वांटिटी डिमांडेड एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस. लेकिन अभी हमने यहाँ पे जब एवरेज रेवेन्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं दिस इज़ द प्राइस फंक्शन, दैट इज़ यहाँ पे हम ये कह रहे हैं दैट प्राइस डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी. प्राइस इज़ अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी हियर. सो दिस इज़ द इनवर्स ऑफ द डिमांड फंक्शन. तो प्राइस जो है दैट इज़ योर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू price. A marginal revenue, as I said earlier, that it is change in total revenue associated with a 1 unit change in output. तो इसमें revenue जो है, जो marginal revenue है, अगर हम जैसे मैंने अभी example दी थी कि अगर हम quantities को 5 units हैं उससे 6 units next to unit हम लगा रहे हैं, उसका revenue जो है वो हम वहाँ से calculate कर सकते हैं. अब ऑप्टिमाइजेशन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज़ टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से मैक्सिमाइजेशन जो है वो होती है. रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की बात जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ज़्यादा डिटेल में, लेकिन अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे अभी हमने एक नॉन लीनियर total revenue curve को देखा था. We have seen that the total revenue was, the function was non-linear, it was a quadratic function and graphically it was a non-linear function. When we can see that we have seen in that slide that the function was increasing but at a decreasing rate. पहले वो increase करता है, इसके बाद वो जो है उसको stationary हो जाता है और फिर वो decrease करना शुरू करता है. तो इस रिलेशनशिप को हम मार्जिनल रेवेन्यू के साथ अगर देखेंगे, फर्स्ट इट स्लोप इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ इट इज़ इंक्रीजिंग, तो वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव होगा बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू जो है ज्योमेट्रिकली इट इज़ द स्लोप ऑफ द टोटल रेवेन्यू फंक्शन. वंस द टोटल रेवेन्यू इज़ मैक्सिमम व्हेन इट अचीव्स इट्स मैक्सिमम पॉइंट, उस मैक्सिमम पॉइंट पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए स्टेशनरी हो जाता है. दैट इज़ इट इज़ नाइदर राइजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना ही वो इंक्रीज कर रहा है और ना डिक्रीज कर रहा है. उसका जो है वो अगर हम उस पर वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी
जो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, जो कि शो कर रहा है कि उसकी स्लोप ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, वहाँ उस पॉइंट पे उसकी स्लोप जो है वो ज़ीरो है। और क्योंकि हमने कहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है ज्योमेट्रिकली इट इज़ द स्लोप ऑफ द टोटल रेवेन्यू, तो इसलिए वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो ज़ीरो होगा। इसके बाद जब वो डिक्लाइन करना शुरू करेगा टोटल रेवेन्यू फंक्शन, तो मार्जिनल रेवेन्यू वहाँ से उस पॉइंट से लेकर आगे जो है वो नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशन जो है वो बता सकते हैं। इसी तरह से जो है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को भी हम देख सकते हैं ज्योमेट्रिकली, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इनका रिलेशनशिप भी हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे हम स्पेसिफिकली एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो है डायग्राम में देख सकते हैं कि जो अपर पैनल है उसमें आप टोटल रेवेन्यू फंक्शन को देख सकते हैं, और जो लोअर पैनल है बॉटम में, उसमें हम मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को देख सकते हैं। टोटल रेवेन्यू जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो पहले जो है इंक्रीज कर रहा है, इसके बाद वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, एंड फ्रॉम देयर आफ्टर इट विल बी डिक्लाइनिंग। एंड वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। In this slide you can see that as total revenue increases, its slope is increasing. अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करें तो हम देख सकते हैं कि उसकी जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रही होगी। दिस इन अदर वर्ड्स मीन्स दैट एट दिस पोर्शन, जो पोर्शन यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू का इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, वो पॉजिटिव होगा। एंड देन इट रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट। जब भी अपने मैक्सिमम पॉइंट को टच कर लेता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो ज़ीरो है, और वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू को हम देख सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, और इसमें जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, एट दैट पॉइंट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। देयर आफ्टर द टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, एंड यू कैन सी that marginal revenue is corresponding to this declining portion of the total revenue. You can see that marginal revenue is negative. Now look at the average revenue curve. We can see that average revenue also corresponds to the total revenue. वहाँ पे हम total revenue के different points को अगर लें and we divide it by the number of units, that is 1, 2, 3, 4 and so on and so forth, we can locate the average revenue curve. We can locate the points on the average revenue curve. We join these points and we get the average revenue curve. As far as average revenue and marginal revenue is concerned, you can see that marginal revenue, when average revenue is declining, marginal revenue is also falling. But marginal revenue always lies below the average revenue curve. जैसा कि हम इस diagram में देख सकते हैं, both of these curves are falling, but marginal revenue lies below the average revenue. And their starting point is the same, indicating that at the when average revenue is at its maximum, marginal revenue is equal to average revenue at that point. Next आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड में हमने जो टेबल के ज़रिए रिलेशनशिप्स जो है टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का यहाँ पे दिखाया है। In this table you can see that in symbols we can express the relationship between total revenue and the average revenue as total revenue divided by Q, and marginal revenue is shown equal to delta TR by delta Q. Delta is the Greek letter which indicates a small change. And as I said earlier, that here we'll be considering a 1 unit change in the independent variable. This is associated with the marginal revenue. तो जो टोटल रेवेन्यू में अगर जब हम क्वांटिटी 1 यूनिट चेंज करते हैं, तो जो टोटल रेवेन्यू में जो इसमें फ़र्क आएगा उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। In symbols we can write that marginal revenue is equal to delta TR by delta Q. As I said earlier, the delta indicates a small change. So delta Q is whenever we bring about a change in Q, which is denoted by delta Q, और इसके नतीजे में जो change है revenue में आता है, that is denoted by delta TR. That is change in the revenue. In table you can see that we have quantities, revenue, average revenue and marginal revenue. इसमें जो पहला कॉलम है वो क्या शो कर रहा है, quantities हैं from 0 to 6. Then we have corresponding total revenue column, और इसके बाद जो है average revenue है। जैसे कि मैंने पहले कहा, average revenue जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, we divide total revenue by
Q and we get average revenue. और इसी तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं इस टेबल में total revenue जो है when the number of units sold is 2, total revenue is 160 and 160 divided by 2 is equal to 80, that is average revenue. इसी तरह से हम बाकी जो है इसको जनरेट कर सकते हैं एवरेज रेवेन्यू के कॉलम को. यहाँ पे फर्स्ट यूनिट को अगर हम देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू इज 90, सो मार्जिनल रेवेन्यू इज आल्सो 90. व्हेन द नंबर ऑफ यूनिट्स आर 2, द टोटल रेवेन्यू इज 160. सो द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द सेकेंड यूनिट इज 160 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 70. और इसी तरह से हम मार्जिनल रेवेन्यू का जो कॉलम है उसको जनरेट कर सकते हैं. तो ये हमने जो रिलेशनशिप था बिटवीन हियर वी कैन सी द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. इससे पहले हमने इसी रिलेशन को ग्राफिकली देखा और फिर हमने इसको फंक्शनल फॉर्म में भी देखा है. और फंक्शनल फॉर्म इसका मतलब है कि हमने जो ये रिलेशन है रेवेन्यू रिलेशन, एज फार एज रेवेन्यू रिलेशन इज कंसर्न, वी हैव शोन हाउ टू एक्सप्रेस relationship, economic relationship, that is the relationship between two or more economic variables using table form, and then we have used the graphical form और इसके अलावा हमने functional form से भी इसको show किया है. Next we'll be considering cost relations. Cost relations में भी revenue relations की तरह we will be considering total cost, average cost and marginal cost. उसमें भी जो है हमारे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन है उसको अगर हम Q से डिवाइड करेंगे वी विल गेट एवरेज कॉस्ट. एंड अगेन वी कैन सी दैट रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू कंसिडर कॉस्ट रिलेशंस. एंड यू कैन सी दैट मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद अ 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट. और एवरेज कॉस्ट जो है that is simply total cost divided by quantity Q. और इसी तरह से हम marginal cost और average cost का जो relationship है जैसे कि मैंने पहले बताया उसको भी हम generalize कर सकते हैं. अब अगर हमारा total cost function है जो वो cubic function है तो इसके साथ हमारे जो average cost और marginal cost functions होंगे वो quadratic होंगे, क्योंकि हमने कहा है कि हम average cost function जो है simply उसको हम किस तरह से obtain करते हैं, वी सिंपली डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट एंड वी गेट द एवरेज कॉस्ट फंक्शन. तो वो क्वाड्रेटिक होगा, दैट इज द टू कर्व्स इन दैट केस विल बी यू शेप. इसमें ये कि जब एवरेज कॉस्ट जो है व्हेन एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग मार्जिनल कॉस्ट इज आल्सो फॉलिंग. Once the average cost is at its minimum, that is when the average cost is minimized, marginal cost function at that point is equal to average cost. This means that marginal cost at that point is equal to average cost. और इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो marginal cost cuts the average cost curve from below, क्योंकि ये U shaped है और U shape में average cost we are saying that average cost is falling, so is the marginal cost. लेकिन marginal cost जो है वो average cost से नीचे होगा उसका curve. और जब एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो मिनिमाइज होगा, दैट इज इट इज एट इट्स मिनिमम पॉइंट, मार्जिनल कॉस्ट intersects the average cost curve from below. At this point both marginal cost and average cost they are equal. नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं टेबल्स जिसमें हमने जो मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को शो किया है. As you can see that again average cost is equal to total cost divided by Q and marginal cost is equal to delta TC by delta Q, where delta TC is change in total cost divided by change in Q. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे भी हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं और सेकंड कॉलम जो है उसमें टोटल कॉस्ट है, थर्ड कॉलम में एवरेज कॉस्ट है और फोर्थ कॉलम में मार्जिनल कॉस्ट है. और इनको हमने उसी तरह से कैलकुलेट किया है जैसे कि हमने पहले बताया कि टोटल कॉस्ट को सिंपली हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स and we can easily find the values for average cost. And similarly when we change, now look at the quantities, when there is 1 unit is produced, then total cost is 140 and marginal cost at that point is 140 minus 20, that is 120, क्योंकि 0 units पे हमने total cost को बताया है that it is equal to 20. Why? Because total cost is an aggregate of fixed cost and variable cost. In this case fixed cost is equal to 20,
So even if there is no production, there is no production. At zero production too, the cost is the firm is incurring cost, and that cost is the fixed cost. So इसीलिए 0 यूनिट के अगेंस्ट हमने टोटल कॉस्ट जो है वो 20 बताई. When 1 unit is produced, total cost is 140, so that marginal cost is 140 minus 20, which is equal to 120. इसी तरह से हम डिफरेंट यूनिट्स के लिए मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ये जो टेबल है इसमें हमने टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को जो है जनरेट किया है. नेक्स्ट हमने जो इनका रिलेशनशिप है वो एक ग्राफ के ज़रिए दिखा रहे हैं, जिसमें कि इन दिस ग्राफ यू कैन सी दैट on the top panel we have graphed the total cost function, and on the lower panel we have shown the average cost and the marginal cost function. यहाँ पे total cost function को जैसे कि आप देख सकते हैं, this is first it is increasing at a decreasing rate and then it starts increasing again. And in here you can see that at one point, that is point B, वहाँ पे point of inflection है. That is, point of inflection is a point where the function changes its concavity, that is from concave downwards to concave upwards, or the other way around from concave upwards to concave downwards. That point is called the point of inflection. At this point of inflection, if you notice that the marginal cost is at its minimum. इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में जब आपका टोटल जो फंक्शन है वो उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, वहाँ पे जो पॉइंट कॉरस्पॉन्ड कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट को, जो भी मार्जिनल फंक्शन होगा, एट दैट पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट इज एट इट्स मिनिमम. इसके बाद हम देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप, जैसे कि मैं पहले आपको बता रही थी, दैट एवरेज कॉस्ट इज फर्स्ट फॉलिंग, सो इज़ मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट के कर्व को भी आप देख सकते हैं कि वो भी फॉल कर रहा है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट इज़ ऑलवेज बिलो द एवरेज कॉस्ट. वंस द एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज़ मिनिमाइज्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम पॉइंट पे है, उस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है उसको इंटरसेक्ट करता है. एंड एट दैट पॉइंट यू कैन सी ज्योमेट्रिकली नाउ वी हैव शोन दैट एट दैट पॉइंट the two values, that is the value of marginal cost and the value of average cost, is exactly equal, and thereafter both the curve starts rising. यहाँ पे average cost भी rise कर रहा है, marginal cost भी rise कर रहा है, but marginal cost is above the average cost. This is how we explain the relationship between marginal cost and average cost. Next, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि we are going to consider today the revenue relations, cost relations and profit relations. Next, we have to consider the profit relations. A total profit function, and basically the objective of the firm is to maximize profits. Maximize profits, and we know that total profit function is equal to total revenue function minus the total cost function. अब revenue function जो है firm wants to maximize it, and the cost is to be minimized so that profit is maximized. अब इसको हम दो तरह से जो है वी कैन यूज टू मेथड्स हियर. वन इज कॉल्ड द टोटल मेथड एंड द अदर इज कॉल्ड द मार्जिनल मेथड, जिसमें कि या तो हम टोटल फंक्शंस की बात करेंगे, और हम if the firm wants to maximize its profits, then the distance between total revenue and total cost should be maximum. वहाँ पे and this will be the point where the profit is maximized. या जो दूसरा तरीका है जिसमें कि हम मार्जिनल को यूज़ करेंगे, आई मीन वी विल बी कंसिडरिंग मार्जिनल क्वांटिटीज़. इन दैट केस ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज़ मार्जिनल क्वांटिटीज़ सो दैट मार्जिनल प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिनल revenue minus marginal cost. Now, when marginal revenue, we take the difference between marginal revenue and marginal cost, and this should be equal to 0. In other words, we are saying that the profit function is maximized when marginal profit is equal to 0. And we are also saying that marginal profit is equal to marginal revenue minus marginal cost, and this is equal to 0. In other words, we can express it as marginal revenue minus marginal cost is equal to 0, or marginal revenue is exactly equal to marginal cost. तो इस तरह से हम दोनों मेथड जो हैं वो यूज़ करते हैं. या तो हम टोटल फंक्शंस के साथ प्रॉफिट को शो करेंगे, हाउ प्रॉफिट इज़ मैक्सिमाइज्ड बाय यूजिंग the total revenue function and the total cost function, and then taking the difference between these two mathematically, and also the same can be expressed geometrically.
तो इसमें हम इसको ज्योमेट्रिकली भी बता सकते हैं इसी रिलेशनशिप को कि कैसे जो है जो आपका प्रॉफिट फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज कैसे किया जाएगा यूजिंग द टोटल फंक्शन, or if we are going to use the marginal function, in that case we have to draw the marginal profit function, और उसमें हम शो करेंगे कि marginal profit जो है वो कहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है, and this will be the point where marginal revenue minus marginal cost is equal to 0. तो दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जैसे कि हम आगे चलकर देखेंगे कि हम ज़्यादातर जो है we'll be considering the marginal quantities. We'll be considering the equilibrium condition as marginal revenue equal to marginal cost. ठीक है, तो इसको हम ज़्यादा इस पे जो है करेंगे, लेकिन ये कि बेसिकली ये दोनों तरीके जो हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं. In the next slide we can see the graph of the total revenue. In this graph we can see the total revenue function, total cost function and also the total profit function, और इसमें फिर इसके corresponding marginal revenue function जो है वो भी draw किया गया है. As I was telling you that we can use both these techniques, that is total functions और marginal function. इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने इस ग्राफ में दोनों को शो किया है ताकि आप देख सकें कि इनमें क्या डिफरेंस है और किस तरह से हम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं. First look at the total revenue and total cost functions, and there you can see that total revenue and total cost functions intersect each other at 2 points. There are 2 points at which total revenue is equal to total cost, जहाँ पे दोनों कर्व्स जो हैं intersect हो रहे हैं. These points are called break-even points. So in this case we have 2 break-even points. One is the lower break-even point and the other is upper break-even point. तो इसके दरमियान में आप देख सकते हैं कि the total revenue curve is rising and total cost curve is also rising, but there is a difference between the two. Total cost previously जो initially एक point है जहाँ पे दोनों equal हैं, वहाँ पे पहले total cost जो है that is above the total revenue. इसके बाद total revenue is above the total cost function, and we can see that there is a point where if we draw a tangent to these two curves, अगर हम tangent draw करेंगे तो एक ऐसा point आएगा जहाँ पे दोनों की जो tangents हैं उनकी slope बिल्कुल equal हैं. That is the tangents to both total cost and total revenue, they are exactly the same. That is their slopes are the same. क्योंकि वो हमें कैसे पता चलेगा? Their slope is the same. We can see that the two lines are parallel to each other. When two straight lines are parallel to each other, that indicates that these two lines have the same slopes. At that point, the difference between the total revenue curve and the total cost function or total cost curve is maximum. So this means that at that point, the distance between total revenue and total cost is maximum, and at that point, which corresponds to the total profit function, there the total profit function is maximized. In the same diagram, you can see the total profit function, which is plotted as again a rising curve, और इसके बाद आप देख सकते हैं its shape is like a hill, और वहाँ पे इसका जो maximum point है that corresponds to the total revenue and total cost. The distance between the total revenue and total cost is maximum against this point. यहाँ पे जहाँ पे total प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में वो मैक्सिमम डिस्टेंस है, विच इंडिकेट्स दैट हियर द टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड. और इसी तरह से आप मार्जिनल फंक्शन को भी देख सकते हैं कि हमने ये कहा था कि मार्जिनल प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट एंड इट इज इक्वल टू 0. And we can see here that when the total profit is maximized, marginal profit is equal to 0. And this is the point where Q is equal to 5. At this point, total profit function is at its maximum, and the marginal profit function, which is the downward sloping straight line, as you can see that this is intersecting the x-axis or the quantity axis at Q equal to 5. जैसे कि हमने पहले कहा कि हमने जो दो हमने तरीके बताए थे जिसमें कि हम टोटल फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं या मार्जिनल फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, एंड वी हैव सेड दैट टोटल
profit is equal to total revenue minus total cost, and when the distance between these two is maximum, total profit is maximized, or simply profit is maximized. In terms of marginal functions, we have said that marginal profit is equal to marginal revenue minus marginal cost equal to 0. And this can be seen in the diagram that when Q is equal to 5, marginal profit is equal to 0 at this point, as you can see that the marginal profit function is intersecting the horizontal axis at this point, which indicates what? It indicates that at this point marginal cost must be equal to marginal revenue, जो कि हमने इस डायग्राम में शो नहीं किया, लेकिन हमने इक्वेशन की फॉर्म में आपको बताया था that marginal profit is equal to marginal revenue minus marginal cost, and this is equal to 0. Since marginal profit is equal to 0 at this point, this in other words means implicit in this statement is the statement that marginal revenue is also equal to marginal cost at this point when the level of output is equal to 5. और इसमें हम देख सकते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट फंक्शन है वो भी हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, और उसमें आप देख सकते हैं दैट द टोटल प्रॉफिट फंक्शन इज मैक्सिमम at this point, at this level of output. So we have considered here in revenue relations, cost relations, and profit relations. We have seen the relationship between total, average, and marginal function, and we have also seen the geometric relationship between these concepts. इन concepts में हमने देखा है कि total function, average function और marginal function को हमने पहले जो है arithmetic से mathematically बताया है कि how they are obtained. Given a total function, we can find an average function and also a marginal function. और उसके लिए हमने simple formulas जो use किए हैं, उसमें अगर हमने revenue को consider किया है, we have seen that total revenue divided by Q is equal to average revenue, and total revenue, then we have seen that geometrically इसको फिर हमने जो है दिखाया था आपको. We have seen that given a total function, we can locate the corresponding average points on the average function, और उसको जब हम join करते हैं, we get the average revenue or average cost whichever is being discussed. जहाँ तक मार्जिनल फंक्शन का सवाल है, उसके लिए हमने सिंपल फार्मूला जो यूज़ किया था, अगर ये रेवेन्यू है, वी हैव सीन दैट मार्जिनल रेवेन्यू इज़ डेल्टा टी आर बाय डेल्टा क्यू, दैट इज़ वेयर डेल्टा इज़ अ स्मॉल चेंज इन क्यू एंड दिस रिजल्ट्स इन अ स्मॉल चेंज इन रेवेन्यू. इसी तरह से हमने फिर कॉस्ट को डिफाइन किया है. मार्जिनल कॉस्ट में भी इसी तरह से मार्जिनल कॉस्ट इज़ डेल्टा टी सी बाय डेल्टा क्यू, विच इंडिकेट्स geometrically we have seen that marginal revenue और marginal cost को हमने बताया है कि these are the slopes of their total function. If we are considering a marginal revenue function, then geometrically total revenue function की जो slope है वो marginal function है. So if total revenue function, if we have non-linear total revenue function, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने देखा कि टोटल रेवेन्यू फंक्शन जो है वो पहले इंक्रीज करता है, सो दैट इट्स स्लोप इज इंक्रीजिंग, इट इज़ पॉजिटिव. तो वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो पॉजिटिव है. व्हेन इट अचीव्स इट्स मैक्सिमम, देयर द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहाँ पे उसकी स्लोप जो है वो 0 है. फ्रॉम दैट पॉइंट इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. तो उसकी स्लोप जो है, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कर्व के ऊपर, कर्व के साथ टेंजेंट पॉइंट जो है, दैट इज टेंजेंट लाइन इज अ लाइन दैट टचेस द कर्व एट जस्ट वन पॉइंट. तो अगर हम वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टोटल रेवेन्यू के साथ, तो हम देखेंगे कि वो जो है फॉलिंग है, दैट इज इट्स स्लोप इज नेगेटिव एट दैट पॉइंट. और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने देखा था कि मार्जिनल रेवेन्यू जो था वो नेगेटिव हो गया था. Similarly, we have shown the relationship between total cost function and marginal cost function, and we have seen that geometrically marginal cost function it shows the slope of the total cost function. And we have also discussed in detail the relationship between marginal revenue, average revenue, marginal cost and average cost. और इसके बाद हमने profit function को डिटेल में देखा, और वहाँ पे हमने आपको बताया कि वी कैन यूज़ टू मेथड्स, आइदर द टोटल और द मार्जिनल. और टोटल में हमने देखा दैट इज प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम.
और इसके बाद हमने उसी को मार्जिनल में भी जो है ज्योमेट्रिकल उसकी रिप्रेजेंटेशन देखी कि टोटल प्रॉफिट फंक्शन जो है वो जो है जब मैक्सिमम होता है जब आपका मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू 0. So we have seen the relationship between these concepts, that is average, marginal and total, both mathematically and geometrically. इस तरह से हमने देखा कि आज के लेक्चर में जो हम उसको अगर वाइंड अप करते हैं तो हमने बेसिकली हमने ऑप्टिमाइजेशन को जो है वो डिस्कस किया है और हमने देखा है कि ऑप्टिमाइजेशन जो टर्म है उसमें हम मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन दोनों को इंक्लूड करते हैं. दैट इज़ आइदर वी वांट टू मैक्सिमाइज अ फंक्शन और वी मिनिमाइज अ फंक्शन. ऑब्वियसली इफ इट इज़ अ प्रॉफिट फंक्शन द फर्म वांट्स टू maximize the profit function, and if we are considering, if the firm is considering its cost function, तो उसमें क्या है, the firm would like to minimize its costs. अब ऑप्टिमाइजेशन जो टेक्निक है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी कंसिडर करेंगे इसको डिटेल में कि ऑप्टिमाइजेशन जो है वो किस तरह से होती है टेक्निकली यूजिंग कैलकुलस. फर्स्ट वी विल कंसिडर यहाँ पे हमने जो है बताया है कि दो अगर इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं. द कंज्यूमर्स वांट्स टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटीज़ एंड द प्रोड्यूसर वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज और हर रेवेन्यू और प्रॉफिट फंक्शन. तो इसको हम फिर ज़्यादा टेक्निकली जो है वी विल डिस्कस इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन विद कैलकुलस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. आज का जो लेक्चर था उसमें हमने जो रिलेशनशिप है कैसे इकोनॉमिक वेरिएबल्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. वी हैव सीन दैट वी कैन एक्सप्रेस देम एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एज द फंक्शनल फॉर्म, एंड देन वी कैन यूज टेबल्स टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, एंड ultimately we have seen that we can graph that table. उसको उसी रिलेशनशिप को हम फिर ग्राफिकली जो है वो बता सकते हैं. और इसके अलावा हमने आज रेवेन्यू रिलेशंस, कॉस्ट रिलेशंस और प्रॉफिट रिलेशंस को डिटेल में डिस्कस किया और हमने देखा कि इसमें जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट इज़ टोटल, मार्जिनल एंड एवरेज. वी हैव डिस्कस्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल and average, and then total and marginal, and similarly we have also seen the relationship average between average function and the marginal function. इसको हमने mathematically भी discuss किया है और geometrically भी discuss किया है. With that we come to an end of this session. We'll continue with this in our next lecture. Thank you. Dafis.